ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। आज प्रातःकाल लाइव स्टूडियो में हम रूबरू हुए कमलेश पारिक, कमल एवं चंद्रकांत जोशी से। इस चर्चा में ईश्वर सृष्टि नामक प्रोजेक्ट पर संस्थापक कमलेश पारिक कमल ने बताया कि ईश्वर सृष्टि का यह प्रकल्प राजस्थान में शेखावटी के सीकर जिले जय दीनापुर गांव में विकसित हो रहा है, जहां आपको साक्षात प्रकृति की गोद में खेलता हुआ स्वास्थ्य और ईश्वरीय आभा का प्रमाण मिलेगा। आइए बात करते हैं ईश्वर सृष्टि प्रकल्प के बारे में। आइए चर्चा करते हैं ईश्वर सृष्टि के जनक कमलेश पारिक कमल से। नमस्कार, प्रातःकाल लाइव से मैं अलमास सिद्दीकी और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कमलेश पारिक जी, जो एक बिजनेसमैन है और आज हम उनसे जानेंगे उन्हीं के खास प्रोजेक्ट के बारे में जिसका नाम है ईश्वर सृष्टि। इस प्रोजेक्ट से लोगों को कितना लाभ है, इसके पीछे उनका क्या उद्देश्य है और वो लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, हम इन सारे विषयों पर उनसे चर्चा करेंगे। कमलेश जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दीजिए। मैं कमलेश पारिक कमल राजस्थान के सीकर जिले के एक छोटे गांव दिनारपुरा में जन्म लेकर के सीकर में अध्ययन करके व्यवसाय के लिए मुंबई में आया जी। और यहाँ पे मैंने व्यवसाय किया और अब वर्तमान में मैं वापस बैक टू पेवेलियन उसी गांव में जहाँ मेरा जन्म हुआ वहाँ पे अभी मैंने ईश्वर सृष्टि इस नाम से एक प्रोजेक्ट तैयार किया है जिसमें मैं लगा हुआ हूँ। ईश्वर सृष्टि जो प्रोजेक्ट है, इसके बारे में आप लोगों को विस्तार से बताइए। ईश्वर सृष्टि प्रोजेक्ट ऐसा है कि भारत की सभ्यता, संस्कृति, इतिहास, परंपरा, महापुरुषों का आदर्श और जीवन चरित्र, इसके बारे में भारत और भारत के बाहर बहुत सारे व्यक्ति और संस्थाएं काम कर रही हैं और उन्हीं में से एक मतलब ईश्वर सृष्टि भारतीय मूल्यों की पुनर्प्रतिष्ठा के लिए ये संस्था काम करती है। तो ये इस प्रोजेक्ट का आपने संकल्प कैसे लिया? इसका संकल्प ऐसे लिया कि मैंने मेरे कॉलेज लाइफ में पूज्य राम सुखदास जी महाराज से मैंने प्रश्न किया था कि सनातन की आश्रम व्यवस्था के बारे में हमने बहुत सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, लेकिन उसका प्रैक्टिकल कहीं पर देखने को नहीं मिलता है। तो उन्होंने मुझे कहा था कि अपना विजन बड़ा करो, दृष्टि बड़ी करो, ढूंढने का प्रयास करो, कोई न कोई जरूर दिखेगा। यदि नहीं दिखता है तो खुद एग्जाम्पल सेट करो। क्योंकि मेरा विजन इतना बड़ा शायद नहीं हो पाया तो मैं नहीं देख पाया, तो मैंने दूसरा मार्ग चुना और मैंने आश्रम व्यवस्था के रूप में, जब मेरी उम्र 50 वर्ष हुई 22 जुलाई 2018 को, उस दिन मैंने मेरे सामाजिक जीवन, व्यावसायिक जीवन और पारिवारिक जीवन के दायित्व से मुक्त होकर के वानप्रस्थ आश्रम इसको स्वीकार किया। वानप्रस्थ आश्रम मतलब जो समाज से पाया है उसको समाज को लौटाना, इसके लिए ईश्वर सृष्टि प्रकल्प। इसके पीछे आप लोगों को क्या उद्देश्य देना चाहते हैं, एक मैसेज? इसके पीछे मैसेज ये है कि समाज व्यवस्था जो हमारे प्राचीन समय में थी, आश्रम व्यवस्था, 25 साल तक ब्रह्मचर्य आश्रम, 25 साल तक गृहस्थ आश्रम, उसके बाद 25 साल तक वानप्रस्थ आश्रम और उसके बाद में 25 साल तक संन्यास आश्रम। तो समाज में हम एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं कि आप 25 साल तक अच्छा अध्ययन करें, अगले 25 साल तक अच्छा कमाएं और उसके बाद में जो कुछ कमाया उसको यदि एंजॉय करना है तो समाज के भले के लिए उसको अपनी क्षमता को, योग्यता का उपयोग करते हुए आगे के जीवन को आप आनंद से जिए, न कि भार बन करके जीवन भर व्यापार या नौकरी करते रहें। उसको एक लोगों के सामने एक एग्जाम्पल आश्रम व्यवस्था का ये ईश्वर सृष्टि प्रकल्प देता है। जी। ये जो ईश्वर सृष्टि प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट का जो निर्माण कार्य चल रहा है, इसमें आपको कितने लोगों का सहयोग मिल रहा है? वास्तव में मेरा संकल्प ये था कि इस पूरे प्रकल्प को बनाने तक मैं किसी का सहयोग नहीं लूंगा। इसको चलाने के लिए समाज के प्रबुद्ध वर्ग का मैं सहयोग लूंगा। किस तरह से? और आज मुझे, जिसको हम लक्ष्मी पुत्र और सरस्वती पुत्र कहते हैं, यानी प्रबुद्ध और संपन्न जो व्यक्ति हैं समाज के, वो मेरे साथ में खड़े हैं और बड़ी संख्या में खड़े हैं। इसी का परिणाम है कि ये पिछले 4 साल में इतना अच्छा प्रोजेक्ट बन करके आज तैयार हुआ है। इस ईश्वर सृष्टि प्रोजेक्ट में क्या क्या सहूलतें रहेंगी लोगों के लिए और लोग किस तरह से लाभ उठा सकते हैं? वास्तव में तो ये भारत की सनातन संस्कृति के लाभ के लिए है, व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं है। ये यहाँ मूल रूप से वेद विश्वविद्यालय बन रहा है, जिसमें एक गुरुकुल, यानी आज की भाषा में पहली क्लास से
पोस्ट ग्रेजुएशन कह सकते हैं, दूसरा जी। ऋषिकुल मतलब रिसर्च पीएचडी। ओके। उसकी सुविधाओं के लिए जो अब तक वहाँ बन गया है, जी। उसमें पहला प्राकृतिक चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान, जी। जिसमें एक 30 बेड का अच्छा चिकित्सालय वहाँ पर बन करके तैयार है। जी। दूसरा नंदिनी गौ सेवा संवर्धन एवं अनुसंधान संस्थान, जी। जिसमें इसमें 5 नस्ल की 60 गौ माताएं हैं, और उसका हमारी टैगलाइन है घर घर गौ माता। घरों में गौ माता को कैसे रखा जा सकता है, स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयोगी है। जी। और तीसरा जो हमारा प्रकल्प है वह ऋषि कृषि तंत्र मंत्र शोध संस्थान, मतलब एग्रीकल्चर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसर्च सेंटर, मतलब अमृतमय धरती माता। धरती में जहर न दे करके गाय का गोमूत्र, गोबर और छाछ, इससे किस प्रकार के ऋषि खेती करते थे उसका एक विजन इन एक्शन, कृति रूप दर्शन, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम आज समाज के सामने रख रहे हैं। तो आज हम घर घर गौ माता, ये हमारा है अमृतमयी धरती माता, इस रूप में हम काम कर रहे हैं। अभी अगले कुछ समय में वहाँ कौशल विकास केंद्र बन के तैयार होगा, और 2025 से वहाँ वेद विश्वविद्यालय में एडमिशन प्रारंभ होंगे। जी जी, जैसा कि आपने बताया कि वहाँ पे इतनी सारी चीजें हैं, तो इस इतने बड़े प्रोजेक्ट को आप लोगों तक कैसे पहुँचाएंगे? जैसा मैंने पहले आपसे बताया कि आज के तारीख में सोशल मीडिया ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसी से आज हम बात भी कर पा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो उसका हमारा भी एक वहाँ का भी चैनल है। दूसरे बहुत सारे सोशल मीडिया के लोग वहाँ आते हैं जी। और वहाँ के बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे वीडियो अलग अलग चैनल के वहाँ पर हैं, और मेन स्ट्रीम मीडिया के भी लोग समय समय पर वहाँ आते हैं जी। और वो पूरा उसको रिपोर्ट करते हैं और समाज तक पहुँचाने का काम करते हैं जी। उसके अलावा सज्जन सम्मेलन, ये भी हमारा एक माध्यम है कि देश के प्रमुख शहरों में सज्जन लोगों से मिलना, उनको इस प्रोजेक्ट के बारे में बताना। जी जी। और जो आम समाज है उसमें भी हम मेडिकल कैंप करते हैं जाकर के, और उसके माध्यम से लोगों तक हम पहुंचते हैं। जी, ये ईश्वर सृष्टि प्रोजेक्ट का जो निर्माण कार्य है वर्तमान में कहाँ तक के पहुंचा है, और भविष्य में आप उसे किस स्तर पर देखना चाहते हैं? जैसा मैंने आपको बताया कि इस समय वहाँ नेचुरोपैथी हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर बन करके तैयार जी, है। जी। बहुत सारे लोग, आज तक हजारों लोगों ने पिछले 5 साल में उसका फायदा उठाया है। जी। 22 जुलाई 2018 को ये वहाँ प्रथम वृक्ष पूज्य राघवाचार्य जी महाराज और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख माननीय हस्तीमल जी, उनके नेतृत्व में वहाँ वृक्षारोपण के साथ ये प्रोजेक्ट प्रारंभ हुआ। 2025 में ये पूर्ण रूप से कार्यरत होगा, और हमारा संकल्प है कि 2043 तक वहाँ एक पूरा यूनिवर्सिटी बनकर के तैयार हो जाए। जी। ये जो वेद विद्यापीठ यूनिवर्सिटी है, इसकी क्या विशेषताएं हैं? इसकी विशेषता ये है कि इसमें भारतीय संस्कृति जी। और प्राचीन भारत सनातन की जो शिक्षा व्यवस्था थी वो थी गुरुकुल की। जी। फॉर एग्जाम्पल यदि हमको समझना हो तो हम समझ सकते हैं कि राम जी जिस गुरुकुल में पढ़ते थे वहाँ 64 प्रकार की विद्याएं पढ़ाई जाती थी, और भगवान श्री राम ये भूगर्भ में एक्सपर्ट थे, उनकी पीएचडी की डिग्री उसके अंदर थी। लेकिन आज हमारा सोचना गुरुकुल का मतलब कुछ गरीब बच्चे बैठे हैं और बुढ़ा आदमी पढ़ा रहा है, इस प्रकार की हो गया है, सोच हो गई है। हम इस सोच को बदलना चाहते हैं। हम पहली क्लास से लेकर पीएचडी तक की पढ़ाई उस गुरुकुल में करेंगे, आधुनिक शिक्षा के साथ में उसमें जैसे हमने बताया कि वहाँ जो चिकित्सालय बन रहे हैं, वहाँ जो ऋषि कृषि बन रही है, गौ अनुसंधान बन रहा है, ये उसका इंफ्रास्ट्रक्चर करके काम करने वाला, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो ये सब प्रैक्टिकल, वहाँ पुस्तकीय ज्ञान कम होगा और व्यवहारिक ज्ञान जो है वो ज्यादा होगा। जी, कहीं ना कहीं आप वो प्राचीन भारत को मॉडर्न भारत से जोड़ने का काम करेंगे। बिल्कुल, उस सेतु का काम ये हमारा विश्वविद्यालय करेगा। जी जी। प्राचीन भारत जो है उसकी प्रेरणा होगी, और आधुनिक भारत है उसकी पूरी सुविधाओं का हम आधुनिक माध्यमों का भी उपयोग करेंगे, आधुनिक जो पूरा सिस्टम है उसका भी हम उपयोग करेंगे, और जो प्राचीन संस्कृति है उसको हम फॉलो करेंगे। जी जी। कमलेश जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे है, ईश्वर सृष्टि ये तो आपका प्रोजेक्ट का नाम है, उसके नीचे आपने एक लाइन लिखी है कि आओ चले प्रकृति की ओर, इसके पीछे आप लोगों को क्या बताना चाहते हैं? इसके पीछे यदि समझना हो तो हमको 2020 के पहले समझाना पड़ता था। जी। 2020 में महानगर में रहने वाले लोगों को, जिनको याद है 22 मार्च 2020 जब हम मुंबई में रहने वाले अपने अपने फ्लैट में बंद हो गए थे, महानगर में रहने वाले, उस समय उस ईश्वर सृष्टि में
मैं खुले घूमता था गौशाला में, चिकित्सालय में, प्रकृति की गोद में जी। तो लोगों को ध्यान में आया कि यदि स्वस्थ रहना है तो चलो प्रकृति, आओ चले प्रकृति की ओर। प्रकृति के कोप से बचना है तो आओ चले प्रकृति की ओर। चाहे महानगर में रहें, बिल्कुल रहना चाहिए, लेकिन वो रहते समय हम महानगर में खो न जाएं, प्रकृति भी हमारे साथ में रहे। इसके लिए आओ चले प्रकृति की ओर। दूसरा ईश्वर सृष्टि। ईश्वर सृष्टि नाम इसके लिए रखा है कि करने वाला ईश्वर है, हम केवल निमित्त मात्र हैं। तो ये प्रश्न खड़ा होता है कि यदि करने वाला ईश्वर है तो ईश्वर ने तो पूरी सृष्टि को बनाया है, तो आपने कितने से प्रोजेक्ट को नाम ईश्वर सृष्टि क्यों दिया? तो इसका बहुत सिंपल एग्जांपल है कि हवा तो सब जगह चलती है, लेकिन जब पसीना आता है तो पंखे के नीचे क्यों आते हैं? हम पंखे से हवा को फील करते हैं। तो ये ईश्वर तो सब जगह है, पूरी सृष्टि ईश्वर की है, लेकिन यदि आज के समय उसको फील करना है तो आपको ईश्वर सृष्टि में आना पड़ेगा। इसके लिए ईश्वर सृष्टि। जी जी, बहुत खूब, धन्यवाद। धन्यवाद। मेरा नाम चंद्रकांत जोशी है, मैं मुंबई में रहता हूँ और ईश्वर सृष्टि के प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ हूँ। ऐसे में भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय में और महिला बाल विकास मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति में हूँ और यहाँ जी नेटवर्क के साथ जुड़ा हूँ। ये जो अमृतमयी गो भारतीय ग्रंथ है, इस बारे में आप बताइए। एक्चुअली ये ग्रंथ नहीं, ये कंसेप्ट है जी। कि हम जो भारतीय समाज में या भारतीय परंपरा में गाय को हम जो मानते हैं कि गाय की पूजा करना चाहिए जी। लेकिन गाय की पूजा क्यों करना चाहिए इसके बारे में केवल एक धार्मिक मान्यता है, जबकि उसके आर्थिक, सामाजिक और कृषि को लेकर बहुत सारे पक्ष हैं। और हजारों सालों से हमारे यहाँ गाय को इसी रूप में माना जाता है कि वो समाज में सभी तरह के जो काम है उसमें उसकी उपयोगिता है। कृषि में भी उपयोगिता है और धार्मिक में भी उपयोगिता है और स्वास्थ्य के लिए भी उपयोगिता है जी। तो हम ये चाह रहे हैं कि जो गोपालन के क्षेत्र में जो लोग रिसर्च करके काम कर रहे हैं कि जिनसे पता चलता है कि गाय की उपयोगिता क्या है जी। कुछ लोग कृषि में कर रहे हैं, कुछ लोग गोबर के क्षेत्र में कर रहे हैं, कुछ लोग गाय के अलग अलग तरह से उसको किस तरह हम समाज में उसकी उपयोगिता बढ़ा सकते हैं उस पर काम कर रहे हैं। जैसे हम कई लोगों से मिले हैं और अच्छी गौशालाओं में जाके देखा है कि गौशालाओं में जो काम हो रहे हैं वो जो हजारों साल की परंपरा है उससे हो रहे हैं, लेकिन लोगों को इसके बारे में पता नहीं। लोगों को यही लगता है कि गाय पालना खर्चे का सौदा है। जबकि हम कर्नाटक के कलबुर्गी में गया था, वहाँ पे एक व्यक्ति से मिला, वो दूध देने वाली गाय नहीं पालते हैं। वो दूध देने वाली गाय किसी गरीब आदमी को दे देते हैं और जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो उसको वो अपने पास ले आते हैं। वो गाय के गोबर से इतनी चीजें बनाते हैं, खाद बनाते हैं, तरह तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं कि उनको दूध से ज्यादा आमदनी गोबर से होती है। तो ऐसी कई चीजें हैं कि लोगों को पता चलना चाहिए कि गाय का हम आर्थिक रूप से उसकी उपयोगिता क्या है और समाज में वो बात विचार के रूप में नहीं व्यवहार के रूप में कैसे पहुंचे जी। ये जो ईश्वर सृष्टि प्रोजेक्ट है, इस बारे में आपके क्या विचार हैं? मैं ईश्वर सृष्टि गया हूँ, इसके जब शिलान्यास हुआ था तब से लेके आज तक लगातार जा रहा हूँ। वो यूँ देखा जाए तो आज की भाषा में शुद्ध जंगल है जी। जहाँ पे कुछ नहीं है। अगर रात को आप लाइट बंद हो तो पूरा सन्नाटा है, घोर अंधेरा, मतलब आप बगल में बैठे हुए आदमी को भी नहीं देख सकते। उस जगह पे आज जब हमने शुरुआत में देखा था तो वहाँ पहुँचने की जगह नहीं थी, बिजली नहीं थी, बिजली थी तो बार बार जाती थी, चलने में दिक्कत आती थी, अंदर घूमने में। आज वो एक आयुर्वेदिक रिसोर्ट जैसा बन चुका है और वहाँ पे आयुर्वेद को लेके कई प्रयोग हो रहे हैं, गाय को लेके प्रयोग हो रहे हैं और भविष्य की योजनाओं में एक वेद विद्यालय, वेद यूनिवर्सिटी जिसको कहना चाहिए, उसको आत्मनिर्भर यूनिवर्सिटी, कि उसमें किसी बच्चे को एक पैसा भी नहीं देना होगा। वो पहले दिन से लेके 10 साल तक वहाँ पढ़ेगा, उसका पूरा खर्चा ईश्वर सृष्टि उठाएगी, वो भी समाज के सहयोग से। तो वो एक अभिनव कल्पना है और उस कल्पना में इसलिए बल दिखता है कि समाज जुड़ रहा है उससे। समाज के लोगों को जब ये चीज पता चलती है ऐसा कोई कर रहा है तो लोग बड़े उत्साह से उसके बारे में जानना चाहते हैं, वहाँ जाते हैं और अपनी तरफ से ऑफर देते हैं हम इसमें पे कितना पैसा दे, जबकि पैसे की जरूरत नहीं है। वहाँ पे केवल लोगों को उस चीज का महत्व पता चले कि हम एक गुरुकुल के माध्यम से
कैसे एक सशक्त समाज बना सकते हैं। जी जी। तो अभी तक जो ट्रेंड है ये पूरे दुनिया में या भारत में कि हर आदमी पढ़ने के बाद MBA करना, ये करना, वो सब जी। लेकिन जैसे बाबा रामदेव गुरुकुल के पढ़े हुए हैं जी। आज वो 40,000 करोड़ की कंपनी चला रहे हैं। जी। तो गुरुकुल में पढ़ा हुआ एक आदमी भी एक सफल उद्योगपति हो सकता है, समाज में सफलता हासिल कर सकता है। उस तरह की चीजें हम वहाँ पे विकसित करें। हमारी ये भूमिका है कि हम जगह जगह जो लोग गौ सेवा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनसे व्यक्तिगत मिले, उनके अनुभव जाने और किन लोगों को किस तरह का फायदा मिल रहा है उसकी एक डॉक्यूमेंटेशन तैयार करें, ताकि हम खाली जो ग्रंथ निकालें उसमें ये नहीं है कि गाय की महिमा का बखान करें, हम वो गाय की वजह से लोगों को क्या मिल रहा है उसके आउटपुट के बारे में बताएं। जी जी। कि एक किसान को क्या मिल रहा है, एक जो उसके गोबर के प्रोडक्ट बेचता है उसको क्या मिल रहा है, जो गोबर से गैस बना रहा है उसको क्या मिल रहा है, गोबर से जो खिलौने बना रहा है, तरह तरह के मॉडल बना रहा है। आजकल लोग शील्ड वगैरह देने में भी गोबर की शील्ड का यूज कर रहे हैं और वो लगती नहीं है कि गोबर की है। तो ऐसी कई चीजें लोग अपने अपने स्तर पे कर रहे हैं जिसको समाज को पता चलना चाहिए। जी जी। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा हमारे साथ थे कमलेश पारिक जी कमल और चंद्रकांत जोशी, जिन्होंने ईश्वर सृष्टि इस खास प्रोजेक्ट के बारे में हमें जानकारी दी और हमें इसके बारे में विस्तार से बताया। ऐसी ही अद्भुत और अनोखी जानकारियों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए प्रातःकाल लाइव। आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।